हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर 1 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको आज से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे उसको 7 या 8 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं उन सबको मैं आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड जो होते हैं उन सबको मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊँगा। न्यूमेरिकल देखने के बाद अगर आप लोग इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा रहता है वही आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज के न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं एक एक करके आपको सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल्स का, मैं यहाँ पे साइड में क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं उसका केवल सॉल्यूशन करूँगा। बस एक बार क्वेश्चन पढ़कर मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें करना क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है, पहले हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। 2018 से लेकर 2024 तक अनसॉल्व्ड पेपर में 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हैं उन सब को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछे हों या अति लघु में हो या लघु में हो या दीर्घ में हो, ठीक है ना। तो एक तरफ से मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। अब वो आपके चाहे जिस रूप में बनकर आए, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर 5 नंबर, जितने भी नंबर में बन के आएंगे उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 2018 से लेकर 2024 तक के प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और आवर्धन बताना है, ठीक है ना। तो इसमें जो जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है हमें, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई। ये सुई क्या है, वस्तु का काम करेगी, ठीक है। तो वस्तु की साइज दी गई है, यानी O बराबर हमें दिया गया है कितना, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले जो दिया गया है उसको हम निकाल के यहाँ रख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर साइज़ की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में ली जाती है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है ऐसे होता है, ये दबे तल पर होता है, ठीक है। दबे तल पर कलई होती है और उभरे तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसका फोकस इधर होगा, ध्रुव यहाँ होता है, ध्रुव के दाईं ओर माइनस लिया जाता है, दाईं ओर प्लस लिया जाता है, बाईं ओर माइनस लिया जाता है। ऊपर की सभी दूरियां प्लस में ली जाती हैं, नीचे की सभी दूरियां माइनस में ली जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बस चिन्ह जरूर ध्यान देना है। जो भी कुछ क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा उसको पहले हम चिन्ह सहित निकाल के रखेंगे और फार्मूला लगाएंगे तो भी चिन्ह सहित मान रखेंगे। फिर जो आंसर मिलेगा हमें एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर और क्या दिया है देख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है, उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी हम प्लस में ले लेते हैं। फिर और क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। कोई सुई है जो 12 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु की दूरी दी गई है कितना, 12 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन बताइए। हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और आवर्धन बताना है, यानी हमें V का मान निकालना है और फिर M का मान निकालना है, ठीक है ना। ये दोनों मान हमें निकालने हैं। तो चूँकि दर्पण है तो दर्पण फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। मिरर फार्मूला बोलिए या दर्पण सूत्र बोलिए, यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र जब हम लगाएंगे तो दर्पण सूत्र हमने आपको ड्राइव करवाया है। तो फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जो भी वैल्यू दी गई है सारी वैल्यू यहाँ चिन्ह सहित रखेंगे।
तो 1/, या फोकस दूरी हमें कितना दी गई है, 15 दिया गया है, प्लस में 1/v, v हमें फाइंड करना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू -12 है, तो यहाँ पर -12 रख लेंगे। तो 1/15 बराबर में 1/v और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1/v को इधर रोक लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर में 1/15, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/12, ठीक है ना। अब यहाँ एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका आएगा 1/v बराबर में 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 15-12 का एलसीएम आएगा 60, ठीक है ना। 15-12 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, और फिर 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये आएगा 1/v बराबर में 5 4 9/60। इसको काट दीजिए, 3 3 का 9, 20 3 60, तो v बराबर आएगा, इसको हम पलट देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, या इसको चाहे आप भाग दे के लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 × 18 और 0.66 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अच्छा देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी जो है वो कहाँ पर आई है, प्लस में आई है। इसका मतलब जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा लेंस के सामने बनेगा, यानी ये जो उत्तल दर्पण है इधर ही कहीं प्रतिबिंब बनेगा, यानी हम इसको लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने जो है कितनी दूरी पर बन रहा है, 6.6 सेंटीमीटर की दूरी पर, या 20/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर आवर्धन भी हमें बताना है, तो हम जानते हैं चूँकि m बराबर होता है -v/u, ठीक है। दर्पण के लिए क्या होता है, -v/u, और ये बराबर होता है I/O। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर हमें वस्तु की लंबाई दी गई है, इसलिए हम इसको भी लिख रहे हैं। अगर ना दी गई होती तो v और u का मान रख के हम इसको निकाल लेते, लेकिन हमें यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई दी गई है, तो हमें प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो m बराबर यहाँ पर रखते हैं, इसी का मान रखते हैं, क्योंकि आवर्धन पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर इस वाले फार्मूले से, ठीक है। तो इसको बाद में भी रखेंगे। तो m बराबर -v, v की वैल्यू कितना है, 20/3 रखिए आप, ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, बटे u की वैल्यू हमें कितना रखना है, u की वैल्यू हमें -12 रखना है, ठीक है ना। अब जो है इसका गुणा यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा m बराबर -20/3 गुणे -12, ठीक है। काट देंगे इसको, 5 चौक 20 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ये आएगा m बराबर 5/9, ठीक है ना। m बराबर कितना आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। अब जो है इसी m को हम इसके बराबर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि m बराबर क्या होता है, I/O भी होता है, ठीक है, I/O भी होता है। तो m, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। m बराबर क्या होता है, I/O भी होता है, यहाँ पर अभी हमने लिख रखा है इसको। तो m की वैल्यू कितना है, 5/9, यहाँ पर 5/9 रखेंगे, बराबर में I/O का मान आपको दिया है कितना, 4.5, 4.5, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 45 × 45, 45 दूना 90, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2.5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब है आपका वो वस्तु का कितने गुना होगा, 5/9 गुना होगा। आवर्धन क्या बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का कितने गुना है, ठीक है ना। आवर्धन हमें यही बताता है, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि प्रतिबिंब जो है 5/9 गुना है वस्तु का, और वस्तु की लंबाई कितना होगी, 2.5 सेंटीमीटर। यानी वस्तु जो हो, प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी 2.5 सेंटीमीटर होगी, वस्तु की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको आप आंसर के रूप में इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया होगा आप लोगों को, अगर समझ में आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही मिलेगा। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि
जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है और जल का अपवर्तनांक जो है 1.33 है। ठीक है ना, जल का अपवर्तनांक आपको क्या दिया है 1.33। तो पहले हम यहाँ पर जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेते हैं। हमें क्या कह रहा है, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक, हमें एच बराबर क्या दे रहा है 80 सेंटीमीटर, एच बराबर 80 सेंटीमीटर दे रहा है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.80 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो है क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि कोई वहाँ तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। ये कुछ ऐसा है, ये जैसे मान लेते हैं ये टैंक है। ठीक है, ये है आपका टैंक। ठीक है, और इसमें जल भरा है और यहाँ इसकी तली में जो है यहाँ पर कोई बल्ब रखा गया है। अब कह रहा है बल्ब जो है जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जल का मान लेते हैं पृष्ठ है, यहाँ तक जल भरा है और इसकी गहराई जो दी गई है ये आपको दी गई है 80 सेंटीमीटर। ठीक, ये गहराई जो दी गई है 80 सेंटीमीटर दी गई है। अब जो है कह रहा है जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमें निकालना है। कुल मिलाकर में क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ए बराबर निकालना है। तो चूँकि बल्ब का प्रकाश जो है वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या निर्मित करेगा, एक शंकु बनाएगा। ठीक है ना, एक क्या बनाएगा, शंकु बनाएगा। तो इसके आधार पर कितना, मतलब इसके आधार पे जो गोला बन रहा है इतने से ही क्या होगा, प्रकाश बाहर निकलेगा। तो इसी गोले का हमें क्या निकाल लेना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। एक प्रकार से वृत्त ही बन रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकाल लेना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ए क्या है, ए उस क्षेत्र का क्षेत्रफल है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर जल भरा है पूरा, हम इसको भर नहीं रहे हैं। आपको जल का अपवर्तनांक दिया है, n बराबर भी हमें यहाँ दिया है, कितना दिया है 4/3 दिया है। जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये अपवर्तन का ही कॉन्सेप्ट है कि अब बल्ब अगर यहाँ पर रखा गया है तो जो है बल्ब से प्रकाश जो होगा बाहर जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो ये जल जो है एक विरल सघन माध्यम हो जाएगा और जब बाहर जाएगा प्रकाश तो ये विरल माध्यम हो जाएगा। यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो बल्ब का प्रकाश कब बाहर जाएगा, जब यहाँ पर कोण जो है इनका, बल्ब से निकलने वाला जो प्रकाश है वो कितने कोण पर बाहर जाएगा, क्रांतिक कोण पर बाहर जाएगा। ठीक है ना, जब तक यहाँ क्रांतिक कोण नहीं बनेगा तब तक प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोण जो होगा वो क्रांतिक कोण के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर ये हाइट है इसकी, ये तो चलो स्मॉल एच है, इसकी त्रिज्या जो है हम मान लेते हैं स्मॉल आर है। ठीक है, और ये वाला कोण जो है ये सी है। ठीक है ना, ये वाला जो कोण है सी है। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, चूँकि हमारे पास क्या है, अपवर्तनांक दिया है n बराबर 4/3 और ये कोण क्या है, सी है। तो हम जानते हैं क्रांतिक कोण के लिए साइन सी बराबर होता है, प्रकाश की किरण ऐसे देख लीजिए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो सघन माध्यम को हम 2 से लिखते हैं और विरल माध्यम को 1 से लिखते हैं। ठीक है ना, तो साइन सी बराबर होता है, चूँकि हम जानते हैं कि 2n1 बराबर होता है 1/sin c। ठीक है, 2n1 बराबर होता है 1/sin c। ठीक है, अब अगर यहाँ से साइन सी को लेकर आएँ तो साइन सी बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ 1n2 होता है, 1n2 बराबर होता है 1/sin c। अब जो है यहाँ से साइन सी का मान निकालना है, तो साइन सी का मान यहाँ रखेंगे, साइन सी का मान यहाँ से निकालेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर साइन सी इधर लेके जाएंगे तो साइन सी बराबर हो जाएगा 1/1n2। ठीक है ना,
साइन 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/sin c, ये फार्मूला होता है क्रांतिक कोण के लिए। यहाँ से sin c का मान निकालेंगे, हो जाएगा 1/1 1 का मतलब पहला माध्यम क्या है वायु है और दूसरा माध्यम क्या है जल है, ठीक है ना, पूरा जल से भरा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमें ये जो अपूर्णांक दिया है ये वायु के सापेक्ष अपूर्णांक दिया है जल का। ये जो जल का अपूर्णांक है ये वायु के सापेक्ष है, इसको चाहे तो हम ANW लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे sin c बराबर 1/ANW, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए sin c बराबर हो जाएगा 1/ANW का मान कितना दिया है 4/3, ठीक है। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin c बराबर हमें मिलेगा 3/4, ठीक है ना। अब चूँकि जो फॉर्मूला होता है इसका, ये मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व एक एग्जाम्पल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक एग्जाम्पल है मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। तो उसी के डेरिवेशन पर ये सवाल हमें दिया गया है, ठीक है ना। हमें किसका मान निकालना है R का मान निकालना है। हमारे पास है क्या H है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोण देखा जाए तो कोण के ठीक सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो यहाँ बनेगा tan c। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि tan c बराबर यहाँ से अगर त्रिभुज से देखा जाए इस वाले त्रिभुज से, तो tan c बराबर आएगा लंब बटे आधार यानी R/H। तो R बराबर अगर निकालेंगे तो आ जाएगा H tan c, ठीक है ना। अब tan c का हमें मान निकालना पड़ेगा, तो sin c का मान दिया गया है, tan c का मान हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, आप लोग देखिए tan c का मान निकालेंगे sin c के हिसाब से, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और sin c लंब बटे कर्ण, यानी लंब की जगह 3 रखेंगे, कर्ण की जगह 4 रखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे यहाँ पर, इसको अगर नाम दे दें ABC, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण का मान है 4 का स्क्वायर, लंब का मान है 3 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। A का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 में से जाएगा 7 और आधार का आधार बराबर आएगा √7। इसका मान कितना आ जाएगा √7। तो यहाँ से tan c जब हम निकालेंगे, ये कोण है आपका c, तो लंब बटे आधार यानी 3/√7 हो जाएगा। अतः R बराबर यहाँ पर लिखते हैं, अतः R बराबर H का मान कितना है यहाँ पे रखा है, H का मान है 0.8, ठीक है ना, 0.8 इंटू tan c का मान यहाँ से रखेंगे, tan c का मान लंब बटे आधार, ठीक है, 3/√7, 3/√7 ये माना गया R का। अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जो हमें यहाँ निकालना है। अतः A बराबर A, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यहाँ पे रखेंगे πr²। तो A बराबर आएगा, पाई की वैल्यू रखिए 3.14 इंटू R की वैल्यू ये पूरी है तो 0.8 इंटू 3/√7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 गुणे इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा 0.64 आएगा, गुणे 3 त्रिका 9/7 आएगा, ठीक है ना। अब इसका हम गुणा उड़ा कराएंगे तो ये लगभग में जो है 0.65 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग इतना आ जाएगा 0.65 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल का अपूर्णांक 1.3 है तथा कांच का अपूर्णांक 1.5 है। यदि जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है, इसको लिख लेते हैं, जल का अपूर्णांक 1.3 है। तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है कि जल का अपूर्णांक कितना है, कांच का अपूर्णांक कितना है, वो हमें वायु के सापेक्ष दिया रहता है, ठीक है। जब तक अगर कुछ सापेक्षता नहीं लगाया है तब तक हम जो है वायु लेंगे, लेकिन अगर कुछ बोल दिया कि जैसे कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक या कुछ बोल दिया तो जो दिया है उसको लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है जल का अपूर्णांक 1.3 है, कोई सापेक्षता नहीं लगाया है
तो हम यहाँ पर इसको हम वायु की सापेक्षता दे देंगे। ANW बराबर हमें दिया है 1.3 दिया है, ठीक है ना। ANW बराबर हमें 1.3 दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है, ANG बराबर दिया हमें जल तथा कांच का अपर्तनांक, ANG बराबर हमें दिया है 1.5, ठीक है। कह रहा है यदि जल में प्रकाश की चाल यानी VW दे रहा है हमें, कितना दे रहा है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चाल को हम V से दिखाते हैं, जल में है तो W लिख दिए हैं, ठीक है ना। कह रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, यानी आपको VG का मान निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले हम जानते हैं चूँकि ANW बराबर होता है ANW, N बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, N बराबर C/V से, ठीक है ना। N बराबर C/V, यही फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो ANW बराबर होगा C/VW, जो माध्यम यहाँ रहेगा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल आएगी। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा ANG बराबर आएगा C/VG, ठीक है, ये इस फार्मूले से। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमें क्या निकालना है, VG निकालना है। तो समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप 2 से 1 को डिवाइड करें, किसी को किसी से भी डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 को हम डिवाइड कर देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है ना। तो एक इधर क्या है ANW और इधर नीचे क्या है ANG, ठीक, बराबर में C/VW और बटे C/VG, ठीक। तो यहाँ देखिए C से C कैंसिल हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए इधर ANW की वैल्यू रखेंगे, कितना है 1.3 और NG की 1.5। तो यहाँ पर 1.3 बटे 1.5 हो जाएगा और बराबर में VG ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा आपका VW, ठीक है। दशमलव यहाँ काट दीजिए तो यह आ जाएगा 13/15 बराबर में VG बटे VW की वैल्यू कितना है 2.25 और गुणे 10⁸, ठीक है ना। यहाँ से VG का मान निकालेंगे, VG को रोक लेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो VG बराबर आएगा 2.25 गुणे 10⁸ और गुणे 13/15, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर इसका जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.15, ठीक है ना, क्योंकि 15 हम 225 होता है और 2 अंक बाद दशमलव लगा है। अब उसके बाद 15 का गुणा हम 13 से करा लेते हैं। तो VG बराबर यह आएगा 13×5 = 65 के 5 हासिल बचा 6 और 13 के 13 6 19, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1.95 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। एक प्रकाश किरण है, ये निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा गया है और 1-2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2019 में आया है और 2021 में भी आया है, ठीक है ना। किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा गया है, क्योंकि आप अनुसार उठाएंगे तो एक वर्ष का 7 सेट दिया रहता है, ठीक है ना। तो मैं 7 सेट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल के आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी सेट में ज़रूर आया। अगर आपके सेट में नहीं है, यूपी के सेट में नहीं है, तो हो सकता है बिहार वाले में हो या कहीं और, मतलब किसी अदर स्टेट में पूछा गया हो या अपने ही स्टेट में कहीं और का हो, तो वहाँ से हो सकता है ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो जो है यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहा है एक प्रकाश की किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, यानी निर्वात से यानी वायु से n अपवर्तनांक, कोई भी मीडियम हो गया n अपवर्तनांक का, उसमें जाती है, यानी पहला माध्यम जो है वो विरल ही है।
उसके बाद क्या कह रहा है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो। आपतन कोण जो है वो अपवर्तन का कोण का क्या है, दोगुना है। यानी आपको दे रहा है कि I बराबर 2R, आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण का दोगुना है। तो इसमें कह रहा है कि अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि अपवर्तन हो रहा है तो स्नेल का नियम लगाइए बस, चूँकि हम जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम जब लगाएंगे तो ये होता है n बराबर साइन I बटे साइन R, ठीक है ना, साइन I बटे साइन R, ठीक है। अब जो है I का मान क्या है, 2R है, तो n बराबर हम रख देंगे यहाँ साइन 2R बटे साइन R, ठीक है ना। अब बहुत बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, R से R को काट देते हैं, साइन से साइन को काट देते हैं, n बराबर क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, ये ऐसे, क्योंकि साइन के अंदर ये कोण में है, ठीक है, यहाँ साइन के अंदर ये कोण में है तो कोण वाला नहीं कटता है, तो यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि साइन 2a का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है ना। साइन 2a का फार्मूला होता है, ये कोण जो होता है ये आधा हो जाता है, यहाँ पे 2 तो आगे आ जाता है लेकिन इस कोण का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो 2a है तो a यहाँ चला जाएगा और a के कॉस के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो लिखेंगे अतः n बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2r की जगह 2 sin r इंटू कॉस r, ठीक है, और बटे में साइन r। अब साइन r से साइन r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, n बराबर क्या मिलेगा हमें, 2 cos r, लेकिन हमें अपवर्तन कोण का मान निकालना है r का, तो यहाँ से 2 को इधर भेज दीजिए, तो cos r बराबर हो जाएगा 2 इधर आएगा, n/2 हो जाएगा, और यहाँ से r का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स n/2। तो ये हो गया अपवर्तक कोण का मान n के पदों में, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। तो वायु के सापेक्ष, तो कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर आपको दिया है 3/2 दिया है, और ANW बराबर क्या दिया है, 4/3 दिया है। क्या कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हमें निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना। जिसके सापेक्ष में होता है उसको आगे लिखा जाता है, जिसका अपवर्तनांक होता है उसको पीछे लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा WNG आपको निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि WNG बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कैसे इसको सेटल करते हैं। ये जैसे हमने पढ़ा है कि 1n2 बराबर स्नेल के नियम में पढ़ा है n2/n1। इसका मतलब हुआ कि ये जो पीछे वाला है ये ऊपर जाएगा और इधर वाला जो है ये यहाँ पर आएगा, n2 ऊपर जाएगा, n1 यहाँ पर आएगा। वैसे यहाँ WNG को बनाएंगे तो NG इधर वाला जो है ऊपर जाएगा और NW ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे कुछ नहीं है यहाँ पर, तो वायु की सापेक्षता आप अपने मन से दे दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए WNG बराबर आएगा ANG की वैल्यू कितना है, 3/2 है, ठीक है। ANW इसकी वैल्यू कितना है, 4/3 है। इसका गुणा यहाँ पर कराइए, इसका गुणा यहाँ पर कराइए, तो WNG बराबर हमें मिलेगा 3 त्रिका 9/8। यही हो जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।